Hello everyone. Once again welcome to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. In this video we are going to discuss the construction of a moving coil galvanometer, the radial magnetic field, current and voltage sensitivity. Then we'll discuss conversion of a galvanometer to ammeter and voltmeter. Now let us pick up with moving coil galvanometer. First question that comes to our mind is, what is galvanometer? So galvanometer is a device used to detect the current in electrical circuit. तो galvanometer का क्या काम है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फ्लो को डिटेक्ट करना. नाउ ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सो लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल. इट सेज a current carrying coil placed in a uniform radial magnetic field experiences a torque. The angle of rotation of the coil is directly proportional to magnitude of current flowing through the coil. जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है. द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, जिस एंगल से कॉइल रोटेट करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. नाउ वी विल हैव सम आइडिया अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर. A moving coil galvanometer consists of coil of large number of turns of fine insulated copper wire. The coil is wound over light, non-magnetic metallic frame, usually of aluminum, which may be circular or rectangular in shape. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर के लार्ज नंबर, बहुत सारे टर्न्स होते हैं. इस कॉइल को हम किस पर बांधते हैं? एक नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम जो काफी हल्का हो. इसीलिए फ्रेम के लिए हम एल्यूमिनियम काम में लेते हैं. कॉइल चाहे तो हम रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है या सर्कुलर शेप की हो सकती है. द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ मूवेबल टॉर्शन हेड टी विद अ फाइन फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप. द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ थिन हेयर स्प्रिंग एस डैश ऑफ फॉस्फर ब्रोंज एलॉय. तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर कॉइल आपको दिखाई देगी, P, Q, R और S. ये किससे टकी हुई है? ये टॉर्शन हेड से टकी हुई है. किसकी सहायता से? एक फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप की सहायता से इसे यहां पर हैंग किया गया है. कॉइल का जो नीचे वाला हिस्सा है, तो देखिए यहां पर ये हेयर स्प्रिंग से बंधा हुआ है और ये हेयर स्प्रिंग नीचे फिक्स एंड T2 पर बंधी हुई है. ये हेयर स्प्रिंग भी किसकी बनी हुई है? ये भी फॉस्फर ब्रोंज एलॉय की बनी हुई है. N and S are the pole pieces of a strong electromagnet surrounding the coil. देखिए फिगर के अंदर यहां पर आपको दो पोल पीसेस दिखाएंगे, N और S. ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पोल पीसेस हैं जिसके बीच में हमने कॉइल को हैंग किया है. C is a soft iron core which may be spherical if the coil is circular and cylindrical if the coil is rectangular. It is kept in the coil to allow it to rotate freely between the poles. तो देखिए यहां पर आपको ये एक सॉफ्ट आयरन का कॉइल दिखाई देगा. ये सिलेंडर है और ये कॉइल को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है. कॉइल के साथ साथ ये भी रोटेट होता है. M is a circular mirror attached to phosphor bronze strip.
This is used to measure the deflection of the coil by lamp and scale arrangement. तो यहां पर एक बार फिर से फिगर में देखिए M, ये आपको यहां पर एक मिरर दिखाई देगा जो फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप पे लगा हुआ है, और फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप पे लगा हुआ है और ये इसका काम क्या है, ये कॉइल के रोटेशन को मेजर करता है, किससे, लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट की सहायता से। The torsion head is connected to a binding terminal T1 and the spring is connected to another binding terminal T2. ये सब चीज हमने फिगर में ऑलरेडी देख ली है। अब जब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो उसमें आया था कॉइल प्लेस्ड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे मन में अपने आप आना चाहिए कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देखिए, टू हैव अ लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट द प्लेन ऑफ द कॉइल इन ऑल पोजीशंस मस्ट रिमेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। This is obtained by using concave cylindrical pole pieces and a soft iron core. The magnetic field lines try to concentrate into the soft iron core and are almost parallel to the radii of the pole pieces. Such a magnetic field is called radial magnetic field. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट को बनाता है। इसमें क्या होता है, द कॉइल का जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा वुड बी 90 एंड साइन 90 वुड ऑलवेज बी 1। तो साइन थीटा का इनकॉर्पोरेशन हमारे मैथमेटिकल रिलेशन में बचेगा ही नहीं। तो उससे क्या होगा, एक लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट जनरेट हो जाएगा। यहां पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, दो कॉन्केव शेप्ड पोल पीसेस लेते हैं और उसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, दे ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, सब सॉफ्ट आयरन कोर में से गुजरने की कोशिश करते हैं, और इससे क्या फायदा होता है, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द रेडियाई ऑफ द पोल पीसेस। पोल पीसेस के रेडियाई के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाते हैं। देखिए, ये कॉन्केव शेप्ड पोल पीसेस हैं, ये कॉइल है आपका, तो ये प्लेन ऑफ द कॉइल में देखिए यहां पर ये पैरेलल हो गया। अगर ये कॉइल रोटेट होकर यहां आएगी तो यहां पर पैरेलल हो जाएगा। हर कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इससे लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट को जनरेट करने में एक सहायता मिल जाती है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेट अस डिस्कस अबाउट द थ्योरी। लेट n represent total number of turns in the coil, A is the area of coil, B is the magnetic field induction of radial magnetic field, and I is the current in the coil. When a current I is passed through the rectangular coil, it experiences a deflecting torque given by tau D equals NIAB sin theta. तो आपने एक कॉइल सिलेक्ट कर ली जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n है, उस कॉइल का एरिया A है, कॉन्केव पोल पीसेस के कारण जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका स्ट्रेंथ B है, और कॉइल में से फ्लो करने वाली करंट हमारे लिए I। जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल में I करंट पास करते हैं तो उसके अंदर उसमें एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू कितना होना चाहिए, टॉ डी इक्वल्स NIAB sin थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल आएगा उसे हम थीटा कहते हैं। Since magnetic field is radial, so theta would always be pi by 2 and sin pi by 2 would be 1. So tau d would be equal to NIAB. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एडवांटेज क्या है कि थीटा का वैल्यू आपका पाई बाय 2 के बराबर हो गया, और थीटा का वैल्यू अगर पाई बाय 2 हो गया तो यहां पर आप आराम से बोल सकते हैं कि साइन ऑफ पाई बाय 2 वुड बी इक्वल टू 1। इससे टॉ डी का जो वैल्यू आएगा हमारे पास में वो है NIAB। अब जैसे ये कॉइल रोटेट करेगा
तो हेयर स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण एक रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कॉइल को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो हमने लिखा है a restoring torque is produced in the hair spring due to elasticity which tries to bring the coil back to the normal position. कॉइल को वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क R से लिख दिया is directly proportional to angular displacement of the coil and that is given by phi. So tau R is directly proportional to phi. To remove the proportionality sign we make use of a constant k. So tau R would be equal to k phi. K क्या है यहाँ पर? K एक टॉर्शनल कांस्टेंट है ऑफ द स्प्रिंग। द रेस्ट और इसका वैल्यू हम कितना निकालते हैं? द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने टॉर्क की जरूरत पड़ती है उसको हम रेस्टोरिंग टॉर्क बोल देते हैं। द डिफ्लेक्शन phi is indicated on the scale by a pointer attached to the spring. तो यहां पर ये जो स्प्रिंग है ये पॉइंटर, इस पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाता है कि कॉइल कितना रोटेट हुई है। So phi represents the angle of rotation of the coil. In equilibrium में क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू रेस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए, इसीलिए NIAB must be equal to K phi. इससे आप I का वैल्यू कैलकुलेट करिए, K upon NAB phi. Here I is proportional to phi. इसीलिए हमने बोला है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण साइन थीटा इस एक्सप्रेशन में नहीं आया क्योंकि साइन 90 became 1. And that is why we are having a linear scale of measurement. इसीलिए एक linear scale of measurement हमें यहाँ मिल जाता है। ये जो कांस्टेंट है K upon NAB, इसको एक K से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जिसको हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलेंगे। तो I is K times phi. The current through the coil is directly proportional to the deflection of the coil. इसीलिए हमने कहा linear scale of measurement. अब क्वेश्चन आता है कौन सा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव माना जाए? हाउ कैन वी मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? अब गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब होगा? जब छोटा सा करंट पास करने पर बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाए। तो हमारे लिए क्या है? छोटे करंट को पास करने से अगर एक बड़ा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है तभी जाकर हम बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। A galvanometer is sensitive to the current flowing through the coil and also to the voltage applied to its terminal. तो इसीलिए दो टर्म आएंगे यहाँ पर, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, छोटे से करंट के लिए बड़ा डिफ्लेक्शन अगर ले आओ तो करंट सेंसिटिविटी इज सपोज टू बी हाई एंड व्हाट वुड बी phi upon I इक्वल टू NAB upon K। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? रेडियन पर एम्पियर और डिवीजन पर एम्पियर। तो रेडियन पर एम्पियर और डिवीजन पर एम्पियर इसके यूनिट हो जाएंगे। हाई करंट सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड इन द सर्किट्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस। तो हमें हाई करंट सेंसिटिविटी कहां पर चाहिए? जहां पर सर्किट में बड़ा रेजिस्टेंस होता है। क्यों? हाई रेजिस्टेंस होने पे छोटा सा करंट आएगा और छोटे करंट से अगर बड़ा डिफ्लेक्शन आ जाए तो हमारे लिए मेजरमेंट बिकम्स वेरी वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। द करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग N, increasing area of cross section, increasing B but decreasing K. And these results obvious from this equation. N को इंक्रीज करो, A को इंक्रीज करो, B को इंक्रीज करो, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। K को रिड्यूस करो ताकि करंट सेंसिटिविटी और इंक्रीज हो जाए। If N and A are increased, length of the coil increases and hence its resistance. Increase of A makes the galvanometer too heavy. इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सबको बढ़ाने की एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। बहुत ज्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इससे गैल्वेनोमीटर भारी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B is increased by using strong magnets and restoring couple per unit angular twist is reduced by using fine quartz fiber or phosphor bronze.
तो हमने फॉस्फर ब्रोंज का यूज क्यों किया है? क्योंकि उसके लिए K का वैल्यू मिनिमम होता है एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स द गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव। अब दूसरा टर्म है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। Voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection per unit voltage. पहले था deflection per unit current, current sensitivity. Deflection per unit voltage, voltage sensitivity. So voltage sensitivity would be equal to phi upon IR. That is current sensitivity upon R. Current sensitivity was NAB upon K. तो SI यूनिट इसका क्या होगा? रेडियन पर वोल्ट या फिर डिवीजन पर वोल्ट। दूसरा ऑप्शन और है अपने पास में, यहां पर ऐसे बोल सकते हैं डिवीजन पर वोल्ट। हाई वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रिक्वायर्ड इन सर्किट्स ऑफ रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। VS वोल्टेज सेंसिटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू N अपॉन R। N को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स कांस्टेंट बट करंट सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि N को इंक्रीज करने से वायर की लेंथ भी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस की इंक्रीज तो N अपॉन R हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसीलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है और करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द हेयर स्प्रिंग? Hair spring, it generates a restoring torque which helps to bring the coil back in the normal position. तो हेयर स्प्रिंग का काम क्या है? उसको आपने फॉस्फर ब्रोंज से बनाया है जिसके लिए K has to be minimum। वो रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करती है और क्या करती है? कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम करती है। हमने यहां पर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर भी यूज किया है। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का एडवांटेज क्या है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्लक्स लीकेज बाय कंपेलिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी यही है, इट्स अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सो फाइनली इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। इसीलिए वो फ्लक्स लीकेज को मिनिमाइज करता है। और दूसरा काम क्या है? वो कॉइल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द कॉइल। अब हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज है लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट। लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट क्यों चाहिए? ताकि जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उससे हम डायरेक्ट रीडिंग ले पाए। ये इसलिए एडवांटेजियस है कि इससे पहले एक गैल्वेनोमीटर होता था जिसमें का नाम था टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। उसमें हम डिफ्लेक्शन नोट करते थे, फिर टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करते थे और उससे फिर करंट को डिटरमिन करते थे। बहुत मुश्किल हैंडल करना हो जाता था। इसीलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स आर वेरी कंफर्टेबल, दे डायरेक्टली प्रोवाइड अ लीनियर स्केल ऑफ मेजरमेंट। Galvanometer can be made sensitive by using proper materials like phosphor bronze alloy and quartz. तो फॉस्फर ब्रोंज अलॉय को यूज करके हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स बना सकते हैं। द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लार्ज। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, देयरफॉर रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड लाइक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसीलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से किसी प्रकार से अफेक्ट ही नहीं होता है। इससे फायदा क्या है? हम गैल्वेनोमीटर को किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं। यह भी हमें इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को काम में लेने से पहले मैग्नेटिक मेरिडियन में अलाइन करना पड़ता था। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पहले डिटरमिन करो, उसके अलाउंग उसको रखो। जरा सा भी डिफ्लेक्शन अगर गलत हो, पोजीशनिंग गलत हो जाए तो गलत रीडिंग दे देगा। तो इन सब मुश्किलों से यहां पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बचा जा सकता है। इसीलिए हमने कहा है दे अलाउ द यूज ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन एनी पोजीशन। किसी भी पोजीशन में रखकर आप गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट एडवांटेज है, लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट को अगर हम काम में लेते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर को अल्ट्रा सेंसिटिव बना देता है, मेक्स द गैल्वेनोमीटर अल्ट्रा सेंसिटिव। अब गैल्वेनोमीटर इज द मेन डिवाइस। इसको हम कन्वर्ट करके एमीटर बना सकते हैं और इसको कन्वर्ट करके हम वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज एमीटर? एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द लार्ज करंट। एमीटर क्या करता है?
लार्ज करंट्स को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता था, वो करंट को डिटेक्ट करता था, करंट के फ्लो को डिटेक्ट करता था। सो गैल्वेनोमीटर इज मोर लाइक अ डिटेक्शन डिवाइस एंड एमीटर इज अ मेजरमेंट डिवाइस। एमीटर इज नथिंग बट अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस रिड्यूस कर दिया गया हो उसको हम एमीटर बोल देते हैं। आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए ताकि आप उसे जब सर्किट में कनेक्ट करें तो वो सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आने देता है। इससे क्या होता है, करंट जो सर्किट में फ्लो करती है वो अनअफेक्टेड रह जाती है। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्यों कनेक्ट करते हैं एमीटर को हमेशा सीरीज में? When connected in series, it does not appreciably change the resistance of the circuit and hence does not change the value of current flowing in the circuit. It therefore measures the correct value of a current. जब हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। तो सर्किट के रेजिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आएगा। इससे क्या होगा, सर्किट में फ्लो करने वाली करंट चेंज ही नहीं होगी और इसीलिए ये सही करंट मेजर करके बताएगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे कन्वर्ट करें, हाउ आर वी सपोज टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अ गैल्वेनोमीटर can be converted to an emitter by connecting a low resistance shunt in parallel to the coil of the galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक लो रेजिस्टेंस शंट को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर के। पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या फायदा होगा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड द शंट वुड बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कम होकर लगभग जीरो हो जाएगा। A low resistance connected in parallel with the coil of the galvanometer is called a shunt resistance. तो shunt resistance किसको बोलते हैं, a low resistance एक जिसको हमने गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल में कनेक्ट किया करते हैं उसे हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। What are the uses of shunt resistance? Shunt resistance किस काम में आता है? It is used to convert galvanometer to ammeter. Secondly, protect the coil of the galvanometer from strong currents. गैल्वेनोमीटर की कॉइल को स्ट्रॉन्ग करंट से बचाता है। इसका मतलब है एक तरह से गैल्वेनोमीटर कॉइल को जलने से बचाता है। इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर की रेंज इंक्रीज करने के काम में आता है। लेट अस सी हियर, ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है, इसके पैरेलल में आपने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। यहां से जब मेन करंट आई आएगी तो इस पॉइंट पे करंट का डिवीजन होगा। Ig is the current passing through the galvanometer and I minus Ig is the current passing through the shunt resistance. तो यहां पर what is I? The total current in the main circuit. What is Ig? Current required to produce full scale deflection in the galvanometer. गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए जितने करंट की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं Ig. And G means resistance of coil of the galvanometer. गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस and S is the shunt resistance. अब देखिए गैल्वेनोमीटर कॉइल और S दोनों पैरेलल में है, इसलिए इन दोनों के टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमने भी यही किया है, इक्वेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B. I can write I minus Ig into S must be equal to Ig into G. तो S का वैल्यू कितना हो जाएगा, Ig upon I minus Ig into G. This equation can be written as S is equal to G upon Ig minus 1. I upon Ig को N लिख सकते हैं, तो this would be G upon N minus 1 where N is equal to I upon Ig. ठीक है ना। तो अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना चाहते हैं तो कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा वो यहां से कैलकुलेट करो। शंट रेजिस्टेंस वुड बी गिवन बाय Ig upon I minus Ig into G. एक गैल्वेनोमीटर की रेंज को चेंज करने के लिए जितने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तो S is equal to G upon N minus 1.
तो यहां लिखा है हमने टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर n times the shunt resistance desired is S is equal to G upon n minus 1. अगर दुगना करते हैं तो n का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो S बराबर G, आपको उतना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. द शंट रेजिस्टेंस ऑफ द कन्वर्टेड एमीटर, अब कन्वर्ट हो गया ना तो एमीटर बन गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कॉइल का, G इंटू एस अपॉन जी प्लस एस. यहां पर अगर हम कहें कि हमारे पास एक 10 एम्पियर को मेजर करने वाला एमीटर है, 1 एम्पियर को मेजर करने वाला एमीटर है, एक मिली एम्पियर मेजर करने वाला एमीटर है, माइक्रो एम्पियर मेजर करने वाला एमीटर है, तो यहां पर द रेजिस्टेंस ऑफ 10 एम्पियर वुड बी स्मॉलर. तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किसका होगा, माइक्रो एमीटर का, और सबसे छोटा किसका होगा, 10 एमीटर. नहीं, शायद मैं उल्टा बोल गया हूं. माइक्रो एमीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा और 10 एम्पियर वाले का सबसे छोटा. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट इज कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर. A voltmeter is an instrument used for measuring potential difference between any 2 points of a electric circuit carrying current. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं वोल्टमीटर. वोल्टमीटर क्या है, इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर. एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया हो. एमीटर के लिए क्या किया था, रेजिस्टेंस कम कर दिया था. वोल्टमीटर के लिए क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर नीड्स टू बी इंक्रीज. इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़े रेजिस्टेंस को कॉइल के पैरेलल में अटैच करना पड़ेगा ताकि टोटल रेजिस्टेंस और भी ज्यादा आ जाए. आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. A voltmeter is always connected in parallel in an electric circuit. When connected in parallel, it draws negligible amount of current from the main current and therefore measures nearly the correct potential difference. जब हम वोल्टमीटर को कॉइल सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर का आइडियल कितना रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होगा, 0. तो सारा करंट किस में से पास होगा, मेन सर्किट में से. इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस दैट वुड बी मेजर्ड वुड बी एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस. अब क्वेश्चन आता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदल देंगे. A galvanometer can be converted to a voltmeter by connecting a high resistance in series with the coil of the galvanometer. गैल्वेनोमीटर की कॉइल की सीरीज में एक बड़े रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस अब इसका इंक्रीज हो गया. यहां पर what does V represent, potential difference which need to be measured. G is the resistance of the galvanometer, R is the resistance which is put in series with the coil of the galvanometer, and Ig is the current for full scale deflection in galvanometer. The value of R is adjusted so that out of total current I only Ig passes through the galvanometer. हम R का वैल्यू कैसे एडजस्ट करते हैं, बस Ig को हम पास करने देते हैं गैल्वेनोमीटर से, एंड बाकी जो रिमेनिंग करंट है दैट इज पास्ड थ्रू द मेन सर्किट. और बाकी करंट कितना होगा, I माइनस Ig. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ Ig वुड बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. सो R प्लस G कैन बी रिटन एज V अपॉन Ig. सो R वुड बी इक्वल टू V अपॉन Ig माइनस G. What does R represent? R represents the resistance to be put in series. जो रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है वो R यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं. द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस. सीरीज रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके आप रेंज ऑफ द वोल्टमीटर को इंक्रीज कर सकते हैं. इफ द वोल्टमीटर रेंज ऑफ Vg and resistance G is to be converted to a voltmeter of range V, then Ig would be Vg upon G will be equal to V upon R plus G. So V upon Vg would be R plus G upon G. If V by Vg is equal to N, then N would be equal to this much. So R would be equal to N minus 1 into G. इस रिलेशन को यूज करेंगे. ये क्या बताता है, अगर मुझे रेंज 3 गुना करनी है तो N का वैल्यू 3 रख दो. तो 3 minus 1 that is 2G. कितना रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, R would be equal to 2G.
the resistance of converted voltmeter would be equal to G plus R, क्योंकि सीरीज में लगाया ना तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का इंक्रीज हो जाएगा. नाउ जो अब हमने पढ़ा है एक बार लेट अस चेक बाय डूइंग सर्टेन न्यूमेरिकल्स कि हमको कितना समझ में आया है, कितना समझ में आया है. To increase the current sensitivity of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that new resistance becomes twice its initial resistance. By what factor does the voltage sensitivity change? So हम क्या करते हैं, ये assume कर लेते हैं CS is the original current sensitivity, voltage is the Vs is the original voltage sensitivity. So Vs would be equal to CS by R. अब नई current sensitivity क्या हो गया? It has increased by 50%. So CS plus 50% of the original, so 3 by 2 CS. And what would be the new voltage sensitivity? It would be the new current sensitivity upon 2R, क्योंकि resistance double हो गया. तो 3 by 2 CS upon 2R, that is 3 by 4 of CS by R. So that would be equal to 0.75 Vs. So current voltage sensitivity becomes 3 by 4th of the original. That means it has reduced by 25%. A galvanometer coil of 50 ohm resistance shows full scale deflection for a current of 5 milliampere. How will you convert this galvanometer into a voltmeter of range 0 से 15 volt? So question says galvanometer coil का resistance 50 ohm. Ig का value is 5 milliampere, that is 5 into 10 raised to the power minus 3 ampere. What is the range of the voltmeter desired? 15 volt. So what is the series resistance? V upon Ig minus G, and that gives me 2950 ohm. अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 2950 ओम उसकी सीरीज में अटैच करना पड़ेगा. A resistance 2950 ohm is to be connected in series with galvanometer to convert it into a voltmeter. Now let us see question number 3. In a galvanometer, there is a deflection of 10 divisions per milliampere. The internal resistance of the galvanometer is 60 ohm. If a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer and there are 50 divisions in all on the scale, what maximum current this can read? अब देखिए एक बार एनालाइज करिए. क्वेश्चन से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम, शंट रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम. Ig would be 1 milliampere upon 10 divisions and into maximum number of divisions is 50, so 5 milliampere. So 5 into 10 raised to power minus 3 ampere. Now S would be G upon N minus 1. So N would be equal to G upon S plus 1. So this is 60, this is 2.5 plus 1, and that is 25. So you need to increase range by 25 times. So I upon Ig is 25. So I would be now equal to 25 times Ig, and Ig हमने calculate किया था 5 milliampere. So the total current maximum it can read is 125 milliampere. Question number 4. A galvanometer of resistance 15 ohm gives full scale deflection for a current of 2 milliampere. Calculate the shunt resistance needed to convert it into an ammeter of range 0 से 5 ampere. Ig का वैल्यू 2 milliampere, G का वैल्यू 15 ampere, I का वैल्यू 5 ampere, and you need to calculate S. So S would be Ig into G upon I minus Ig. Substitute all the quantities. So S desired is 6 into 10 raised to power minus 3 ohm. 6 milli ohm. A galvanometer of resistance 100 ohm is converted into an ammeter of range 0 से 1 ampere using a resistance of 0.1 ohm. The ammeter will show full scale deflection for a current of about. तो यहाँ पर Ig कैलकुलेट करना है. तो Ig would be equal to S into I upon G plus S. So S का वैल्यू 0.1, I का वैल्यू 1, G is 100 and S is 0.1. So that is 9.9 into 10 raised to the power minus 4. That is 1 into 10 raised to the power minus 3. That is 1 milliampere. So B is the correct choice. The current sensitivity of a galvanometer increases by 20%
If the resistance also increases by 25%, then voltage sensitivity will decrease by 1%, increase by 5%, increase by 10%, or decrease by 4%. So out of the 4 choices, you have to decide the best choice. So CS represents original current sensitivity, Vs is original voltage sensitivity, new current sensitivity CS dash is equal to CS, क्योंकि 20% increase हो गई तो 1.2 CS, and the new resistance is R plus 25% of R, so makes it 1.25 R. So new voltage sensitivity would be new current sensitivity upon R dash, that is 1.2 CS upon 1.25 R. So this would be 24 by 25 of Vs. Now what is the percentage change? Final voltage sensitivity minus initial upon initial into 100, and that gives me minus 1 by 25 into 100, that is 4%. So voltage sensitivity decreases by 4%, and therefore D is the correct choice. In the following questions, 2 statements are given, one labeled assertion A and the other labeled assertion R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. If both assertion and reason are correct, and reason is correct explanation of assertion. B, if both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. If assertion is correct but the reason is incorrect, then use C. If both assertion and reason are incorrect, use D. So let us pick up the first one. The deflecting torque acting on a current carrying loop is 0 when its plane is perpendicular to the direction of a magnetic field. So this is correct. The deflecting torque acting on a loop of magnetic moment M in a magnetic field B is given by the dot product of M and B, and this is wrong. So assertion is correct, reason is incorrect, so the answer is C. Second, on increasing the current sensitivity of a galvanometer by increasing the number of turns may not necessarily increase voltage sensitivity. So that is correct. The resistance of a coil of a galvanometer increases on increasing the number of turns. This is also correct. So this correctly explains the assertion. So the answer is A. Both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. To increase the range of an ammeter, we require connect a suitable high resistance in series to it, is wrong. The ammeter with increased range should have high resistance, that is also wrong. So both reason and assertion are wrong, so we choose the choice D. Higher the range, lower is the resistance of an ammeter. To increase the range of an ammeter, additional shunt is added in series to it, wrong. So assertion is correct, but the reason is incorrect. So we have choice C. So hope you understand galvanometer and its conversion to ammeter and voltmeter in detail. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट में आपकी कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किस का चाहिए वो आप बता सकते हैं। इसी प्रकार आगे के वीडियो आपको मिलते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।